যুবশক্তির হাত ধরে তৈরি হচ্ছে সবার স্বপ্নের নতুন ভারত। খেলার মাঠ হোক কি উদ্ভাবনের উৎসাহ, সুদক্ষরা বাড়িয়ে চলেছে দেশের মর্যাদা। স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া 2015-তে যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই আহ্বান জানিয়েছিলেন, বিশ্বের প্রতি প্রান্তে তা পৌঁছে যায়। ভাবনা ছিল যে দেশের যুব অংশের শক্তিকে উদ্ভাবন ও সৌদ্যোগপনার কাজে যেন লাগানো যায়। अब भारत में जुगाड़, मैं समझता हूं शायद ऐसा इनोवेटिव इंडिया दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा जी। अब हर व्यक्ति के पास कोई न कोई इनोवेशन है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि बिजली नहीं है तो अपनी मोटरसाइकिल से पंप चलाते हैं और पानी निकालते हैं और खेत में पानी पहुंचा देते हैं। उसने अपने तरीके से ढूंढा होता है। ऐसे जुगाड़ करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो जुगाड़ करता है, अपनी व्यवस्था को संभाल लेता है। लेकिन अगर हमारे पास उस प्रकार की दृष्टि हो, दर्शन हो, देखे तो हमें स्पार्क होता है यार। 2016 জানুয়ারিতে স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া নিজের যাত্রা শুরু করলো। এখন সেই প্রয়াস এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে দেশের 623টি জেলা থেকে 56,000-এরও বেশি স্টার্ট আপ এতে যুক্ত হয়েছেন। প্রথম 10,000 যুক্ত হতে সময় নিয়েছেন 808 দিন, কিন্তু শেষ 10,000-এর যুক্ত হতে লেগেছে 180 দিন। एक सोल्यूशन बेस्ड सोसाइटी बना दी गई है और इन स्टार्टअप्स की वजह से एक नया जोश उत्पन्न हो गया है देश में, जो सारी दुनिया में आजकल लोग उसको देखकर उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें अपना पैसा डाल रहे हैं, उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। এই সমস্ত কিছু সম্ভব হতে পেরেছে মোদী সরকারের নীতিগত ভাবনা চিন্তা এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে। এর মধ্যে এই ইনকিউবেশন এবং মেন্টরিং থেকে শুরু করে সিড ফান্ডিংও এতে রয়েছে। শুরু হয়েছিল 10,000 কোটি টাকার তহবিল দিয়ে। এর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের অনুদান এবং উৎসাহ প্রদানের বিষয় যুক্ত হতে থাকলো। স্টার্টআপ পুরস্কার, রাজ্যগুলির র্যাঙ্কিং, গ্লোবাল ভিসি সামিট, সূচনা লগ্নের স্টার্টআপদের জন্য সমৃদ্ধ পরিকল্পনা, সমস্তটাই এই পর্বের অঙ্গ। হুরুন ইন্ডিয়া ফিউচার ইউনিকর্ন লিস্ট 2021 অনুসারে আমেরিকা ও চীনের পর ভারত বিশ্বের 3 নম্বর স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে হয়ে উঠেছে। प्रधानमंत्री जी ने 2016 में ये कहा था कि मैं एक देश चाहता हूँ जहाँ पे लोग नौकरियाँ नहीं ढूंढें, नौकरियाँ क्रिएट करें, और उस पे उन्होंने स्टार्टअप का एक पूरा विजन बनाया। पर केवल विजन नहीं बनाया, उन्होंने हाथ पकड़कर उस विजन तक आपको लेके गए, एक इकोसिस्टम बनाया, एक पॉलिसी बनाई, चाहे देश के स्टेट्स में हो, चाहे सेंटर लेवल में हो। और इस पूरे माहौल को बनाने के लिए उसी का जो रिजल्ट आया है वो जो आपके स्टार्टअप्स हैं। आज आप दुनिया में नंबर 3 हैं यूनिकॉर्न्स में, नंबर 2 है नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में, और नंबर 1 है न्यू स्टार्टअप्स एडिंग एवरी डे। रोज कितने नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, 3 के करीब। आप नंबर 1 है पूरी दुनिया में। স্টার্টআপে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়ে শুরু করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী চাইতেন দেশের যুব অংশ কারো কাছে চাকুরির জন্য যেন হাত না পাতে, তারা নিজেদের উদ্যোগ গড়ে তুলবেন এবং অন্যদের রোজগারের ব্যবস্থা করবেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই ভাবনারই ফসল যে গুজরাটই দেশের প্রথম স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবনের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখন দেশের যুব অংশকে সফল উদ্যোগ গড়ে তোলার কৌশল শেখাচ্ছেন। चाहे आप एजुकेशन की बात कर लें, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन की बात कर लें, योगा यूनिवर्सिटी की बात कर लें, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की बात कर लें, गुजरात के अलावा भारतवर्ष की किसी भी प्रदेश में आपको ऐसा विचारधारा, ऐसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी, जो कि एकमात्र विश्वविद्यालय है स्टार्टअप के क्षेत्र में, ये भी मोदी जी की विचारधारा के ऊपर ही आधारित है। গুজরাটি এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া ভারতীয় উদ্যমিতা বিকাশ সংস্থান 1983 থেকে সক্রিয়। ইডিআইআই এর অধিকর্তা ডক্টর সুনীল শুক্লা জানালেন যে ব্যবসা করার মানসিকতা গুজরাটিদের মধ্যে চিরকালই বিদ্যমান।
গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মোদী একে আরও সম্প্রসারিত করেছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন। এর সুবিধা গুজরাটের মানুষ আজও ভোগ করছেন। ये जो शुरुआत माननीय मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते की थी वो अभी भी कंटिन्यू है। अभी भी जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य ने उद्यमिता को काफ़ी आगे बढ़ाया है। एक स्टार्टअप समिट यहाँ पर होता है। आप वाइब्रेंट समिट तो सभी जानते हैं, लेकिन स्टार्टअप समिट यहाँ पे किया जाता है। और पिछले दो वर्षों से सतत गुजरात राज्य जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग है देश में, उसमें नंबर 1 बना हुआ है। প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতের যুব অংশের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জুড়ে আছেন। পরীক্ষা পর চর্চা এবং এক্সাম ওয়ারিয়রের মতো বই প্রকাশের উদ্যোগ সেই বিষয়েরই প্রমাণ। পরীক্ষা পর চর্চা প্রথম সংস্করণ 2018-তে দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী গোটা দেশের দশম ও দ্বাদশের বোর্ড পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপচারিতার আয়োজনে যোগ দেন, যাতে তারা চাপ মুক্ত থেকে নিজেদের পরীক্ষায় বসতে পারেন। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुमध्याह्न। मैं गिरीश जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली में 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। महोदय, मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों की ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है? अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए। দ্বিতীয় সংস্করণের সময় তিনি অধ্যাপক এবং অভিভাবকদের সঙ্গেও কথা বলেন। তৃতীয় সংস্করণে এদের সঙ্গে যুক্ত হলেন দিব্যাঙ্গ পড়ুয়ারও। চতুর্থে কোভিড অতিমারির কারণে অনুষ্ঠানটি হলো অনলাইনে। সেখানে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে 13 লক্ষ পড়ুয়া যোগ দিলেন। मेरा प्रश्न है, परीक्षा की तैयारी के दौरान हमारे मन में आने वाले भय और तनाव से हम कैसे उभरे? देखिए, आप जब ये फियर की, डर की बात करते हैं तो मुझे भी डर लग जाता है। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? क्या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो क्या पहले कभी एग्जाम दी नहीं? क्या आपको मालूम नहीं था कि मार्च महीने, अप्रैल महीने में एग्जाम आती है? सब पता है। পরীক্ষা হোক বা খেলাধুলা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকৃতপক্ষেই দেশের যুব শক্তির কাছে নায়কের মতো। তিনি সবসময় দেশের গৌরবকে খেলার মাঠে উন্নততর দক্ষতা মেলে ধরার প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সেই দিন পুরনো হয়ে গেছে যখন বলা হতো পড়বে লিখবে হয়ে উঠবে নবাব, কিন্তু যখন খেলবে তখন হবে সব খারাপ। প্রতিভা থাকলে যুব অংশের কাছে খেলাধুলো ভবিষ্যৎ গঠনের এক বিকল্প হিসেবে সামনে হাজির থাকছে। সম্প্রতি এরই সুফল টোকিও অলিম্পিকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছ থেকে পাওয়া গেল। অলিম্পিকে দেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে সেরা বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভারত এতে মোট 7টি পদক জয় করেছে, 1টি সোনা, 2টি রূপো এবং 4টি ব্রোঞ্জ। জয়ের পর পদক বিজয়ীদের সঙ্গে ফোনে সরাসরি কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আর সেটা তাদের সবার জন্য স্মরণীয় হয়ে উঠল। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ, बस 2 दिन का है, वही था कि बस ये मेरा लास्ट सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ, और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे थे इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज पहुँचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। দেশে ফিরে আসার পর পদক জয়ীদের প্রধানমন্ত্রী সাদর আপ্যায়নও করলেন। জড়তাহীন সাক্ষাৎকার, হালকা মজার চালে কথাবার্তা, প্রধানমন্ত্রী ও খেলোয়াড়দের পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন, আইসক্রিম ও চট জলদি খাবারের আমন্ত্রণ সবার মন ছুঁয়ে भाई গেল। पहले मुझे इसको आइसक्रीम खिलाना है, मैंने प्रॉमिस किया था उसको। सब बंद हो गया ना? हाँ सर, अभी ओलंपिक्स टाइम पे ऑब्वियसली बंद हो गया, बट अभी थोड़े दिन से खा सबको रही हूँ। खिलाइए भाई। हाँ। ये भी फिर डबल डबल मेडल लेके आएंगे।
আর যখন প্যারা অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ফলাফল সামনে এলো, দেশ তো সে সময়ে অভিজ্ঞতায় আরও আপ্লুত হয়ে উঠল। ভারতের খেলোয়াড়দের অভূতপূর্ব 19টি পদক জয়ের সেই নজিরে 5টি সোনা, 8টি রূপো এবং 6টি ব্রোঞ্জ পদক ছিল। দেশবাসীর খুশির কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না। প্রধানমন্ত্রীও তাদের মন খুলে উৎসাহিত করলেন। ये बात सही है कि आप लोगों को एक विशिष्ट रूप से ही सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है। जो अभी 2020 का हमारा ये ओलंपिक्स हुआ है, इसमें एक अलग ही लेवल देखने के लिए मिला है। मैंने 100 मीटर में अपने भारत को रिप्रेजेंट करा और मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि मैं सीरियसली मेरे पास वर्ड नहीं है आपके पास मेरे पास कहने के लिए आई एम स्पीचलेस। सर आपका लाइफ स्टोरी जो है सर, चाहे वो पलक का स्टोरी हो, मनोज का स्टोरी हो, कृष्णा का स्टोरी हो, यहाँ जितने जितने हीरोज बैठे हैं सर, उन सब का स्टोरी को देख लें। और पैरेलल में सर अगर आपका स्टोरी एज अ प्राइम मिनिस्टर देख लें सर, यू आर सिटिंग विद अस, फ्रैंकली स्पीकिंग सर वो भी कम मोटिवेशनल नहीं होगा सर उसके लिए। तो हम लोगों को सर वो भी प्रेरणादायक तो है सर, एवरीबडी इज अवेयर उसको स्टोरी को। आपको पता नहीं है, उल्टा है। जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগিতায়, বিশেষ করে অলিম্পিকে ভারতের পতাকা আরও ঊর্ধ্বে পথ করে উঠল। প্রধানমন্ত্রী এই লক্ষ্য পূরণের জন্য 2014তেই দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই তত্ত্ব তালাশ শুরু করেন। টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম প্রকল্প বা টপস এরই ফসল ছিল। এর আওতায় প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের আর্থিক সহায়তা থেকে শুরু করে উন্নততর ক্রীড়া সহায়তা, সাজ সরঞ্জাম যোগানো, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলো। 2020তে 10-12 বছরের খেলোয়াড়দের জন্য জুনিয়র টপস প্রকল্প চালু করা হলো। এর লক্ষ্য হচ্ছে 2028-এর অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় সম্ভাব্য পদক জয়ীদের খুঁজে বের করা। যাই হোক, এর মধ্যে মহিলা ও পুরুষদের দল ছাড়াও 62 জন খেলোয়াড়কে নিয়ে টপসের কোর গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। जो हमारे 54 एथलीट गए थे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का हिस्सा थे। 2 वर्षों तक लगातार ट्रेनिंग देते रहे। सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सरकार ने केवल इतना सोचा कि कोविड-19 के समय भी आपको कोई मुश्किल ना आए, चाहे वो देश के अंदर हो या विदेश में हो, आपने भी उन मुश्किलों को, चुनौतियों को पार करने का काम किया। কিন্তু খেলার মাঠে এমন কর্মকাণ্ডের ভিত্তি রচনার কাজটা প্রধানমন্ত্রী গুজরাটেই শুরু করেছিলেন। 2010-এ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মোদী রাজ্যে খেলাধুলার মহাকুম্ভ চালু করেন। এতে প্রতিভাবান স্কুল স্তরের খেলোয়াড়রা নিজেদের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পেলেন। খেলাধুলার মহাকুম্ভ গুজরাটে যুব অংশের মধ্যে মাঠে নামার ব্যাপারে কতটা ভূমিকা নিয়েছিল? একটি উদাহরণ কৃষ্ণা ওয়ার্ড। তিনি জুডো খেলোয়াড়, রোজ 8 ঘন্টা জুডো অনুশীলন করেন। রাজ্য স্তরে তিনি 3টে সোনা জয় করেছেন, কিন্তু তার স্বপ্ন অলিম্পিকে দেশের জন্য সোনা জয় করার। मैं 2016 से खेल महाकुंभ में जूडो खेल रही हूँ और मेरे जूडो में अभी तक के 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। मैं रोज़ाना 8 घंटे प्रैक्टिस कर रही हूँ और जूडो में हर रोज़ 8 घंटे प्रैक्टिस कर मेरा गोल ये है कि मैं भारत के लिए ओलंपिक में खेलूँ और फ्यूचर में भारत को मैं गोल्ड मेडल दिलाऊँ, ये मेरा गोल है। রিপসা জানিও সাঁতারে খেলাধুলার মহাকুম্ভে অনেক পদক পেয়েছেন, কিন্তু তারও স্বপ্ন অলিম্পিকে দেশের মুখ উজ্জ্বল করার। खेल महाकुंभ की वजह से मुझे काफ़ी बढ़ावा मिला है और मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिला है। मैंने 2013 से लेके 2019 तक हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और मेरे 32 गोल्ड्स है, 31 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज है। इन ऑल 100 मेडल्स हैं मेरे और मैंने नेशनल लेवल में भी 2 ब्रॉन्ज जीते हैं।
খেলাধুলোর মহাকুম্ভে নতুন প্রতিভাদের মাঠে নিজেদের দক্ষতা তুলে ধরার সুযোগ দিয়েছে তখনকার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 2013-তে রাজ্য স্তরে এক ক্রীড়া নীতি তৈরি করার কথা বলেছিলেন। 2017-তে সেই নীতিকে তিনি বাস্তবায়িত করলেন, যার মাধ্যমে গুজরাটে খেলাধুলোর মজবুত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রয়াসের আওতায় 2012-তে গান্ধীনগরে স্বর্ণিম গুজরাট স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 2012 के अंदर उन्होंने एक स्वप्न देखा कि गुजरात के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से गुजरात के 33 जिले 252 तालुकाओं के बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं वो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, एडवेंचरस स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स कोचिंग में अपना हिस्सा ले और अपने आप को स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने के लिए आगे आए। খেলাধুলোয় উৎসাহ যোগাতে গুজরাটে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলির ঝলক কেন্দ্রের নীতিগত পদক্ষেপগুলিতে দেখা যাচ্ছে। দেশে খেলাধুলোর সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্প শুরু করেছে। 2018-তে খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসের সূচনা হওয়ার পর 2020-তে খেলো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং খেলো ইন্ডিয়া উইন্টার গেমস শুরু হয়েছে। विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है ऐसा नहीं है, इसके कई और भी पहलू हैं। एक वैज्ञानिक अपने छोटे से इनोवेशन से पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर देता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का भी परिचय कराता है। গুলমার্গের বরফের সাদা চাদরে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা এবং এতে খেলোয়াড়দের জেতার জন্য উৎসাহ কাশ্মীর উপত্যকার এক অন্যরকম আলোক ছটা যেন দেশ ও বিশ্বের সামনে পেশ করল। खेलो इंडिया इवेंट्स यहाँ गुलमर्ग में हो रहा है सर। गुलमर्ग में मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और खेलो इंडिया की तरफ क्या कहना है, होटल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है सर। वैसा नहीं है कि बस फॉरेन लाइक ये कंट्रीज़ में विंटर स्पोर्ट्स का टैलेंट है, यहाँ पे भी एंड बहुत सारे अच्छे एथलीट्स अभी भी हमारे पास है जो पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं एंड छोटे छोटे बच्चों को जो न्यू एथलीट्स है उनको कोच कर रहे हैं। तो मेरा सबसे यही अपील है कि आप आइए, स्नो का भी मज़ा लीजिए एंड इस स्पोर्ट्स का भी मज़ा लीजिए। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए या जो अभी भी स्पोर्ट्स में नहीं आए हैं उनके लिए भी। इंडिया के अंदर विंटर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम सारे यहाँ पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हम अपनी जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सारे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे सारे जाए, इतनी सारी स्टेट्स आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। এর সঙ্গে এলো গোটা দেশের পালা। 2019-এর 29শে আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের মানুষকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীরের মাধ্যমে রোগমুক্ত থাকার জন্য ফিট ইন্ডিয়া অভিযানের সূচনা করলেন। এর আওতায় সারা দেশের স্কুলগুলিতে ফিট ইন্ডিয়া গ্রেডিং ও র্যাঙ্কিং হচ্ছে। এখন দেশে নিরন্তর শিশু হোক কি বৃদ্ধ, মহিলা কি পুরুষ, সবাইকে ফিট রাখার অভিযান চলছে। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। 2021-এর আগস্টে ফিট ইন্ডিয়া মোবাইল অ্যাপ চালু করে ফিট ইন্ডিয়াকে জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়। इसमें जो ऐप है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं फिटनेस इज इजी एक दर्शाने का काम भी किया गया है, फन एंड फ्री है ये भी बताने का काम किया गया है, एंड कैन बी डन एनीवेयर। आप कहीं पर भी अपने घर पे, पार्क में, बाहर, ऑफिस में, कहीं पर भी कोई फिटनेस एक्टिविटी करते हैं उसको मॉनिटर किया जा सकता है।
স্টার্টআপ হোক অথবা পরীক্ষা বা খেলার মাঠই হোক, যুব শক্তিকে সমস্ত দিক থেকে এক সুতোয় গাঁথার কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সুতোর মজবুত এক দিক হচ্ছে বিকাশ এবং উন্নতি। তাই দেশকে অতিমারি বা অন্য কোনো সমস্যা মোকাবেলায় শক্তি যোগাচ্ছে